नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप छात्रों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल का परिचय के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य, आदिकाल का समय और आदिकाल का नामकरण इन पर जो है प्रकाश डाला। अब जो है हम आदिकालीन परिस्थितियों को देखने वाले हैं। अब परिस्थितियाँ देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम परिस्थितियाँ नहीं देखेंगे तब तक हमें वो साहित्य उस प्रकार का क्यों निर्माण हुआ ये नहीं पता चलेगा। क्योंकि साहित्य जो है समाज का हिस्सा होता है और वो लिखने वाला साहित्यकार भी समाज का एक हिस्सा होता है। तो स्वाभाविक है कि जो कुछ आसपास की परिस्थितियाँ हैं, जैसा माहौल है, उसका असर उसके साहित्यकार पर और उसके साहित्य पर होता ही है। और जो जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी वैसा ही साहित्य उस समय में लिखा जाएगा। तो ये एक परस्पर संबंध है साहित्य और समाज में। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अगर किसी काल के साहित्य को हमें जानना है तो उस समय की परिस्थितियां देखना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हम जो है आदिकाल का जो साहित्य जो लिखा गया वो तो हमने पिछले वीडियो में देखा है, लेकिन वो क्यों लिखा गया, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, ये जानने के लिए हमें आदिकालीन परिस्थितियां जाननी होगी। तो उसमें हम सबसे पहले जो है आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को देखेंगे। अब आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति अगर हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के उदय के समय में जो है भारत का केंद्रीय शासन अस्त हो चुका था, क्योंकि लगभग सन 643 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और भारत का केंद्रीय शासन जो है समाप्त हो गया। उत्तरी भारत विशेषकर छोटे छोटे रजवाड़ों में बढ़ गया और जो राजपूत राजा थे वो आपस में जो है लड़ने लगे और उनकी इसी आपसी फूट का जो है इस्लाम के आक्रमणकारियों ने फ़ायदा उठाया, जिसमें मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों ने यहाँ की धन संपत्ति लूटने के हेतु से यहाँ जो है भारत पर आक्रमण किए और आक्रमण करके जो है यहाँ से बहुत कुछ जो है धन संपत्ति लूटने का प्रयास किया। पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद से मिलकर हराया था। तो ऐसे कई आक्रमण हो गए और जिसके कारण जो है आए दिन युद्ध का माहौल था और सामान्य जनता पूरी तरह से जो है इन युद्धों से त्रस्त हो चुकी थी। मतलब एक प्रकार से अस्थिरता का माहौल जो है आदिकाल में था और इसीलिए जो है एक साहित्य जो है उसी प्रकार का लिखा गया। उसमें जो है समाज से जुड़ा हुआ साहित्य आपको नहीं दिखाई दे। अगली है धार्मिक परिस्थितियाँ। अब धार्मिक परिस्थितियाँ भी पथोन्मुख रही थी, क्योंकि जो यहाँ पर भारतीय धर्म थे उसमें कई सारे जो है नए नए धर्म बनते चले गए, जैसे वैदिक, पौराणिक, शैव, वैष्णव, ये अलग अलग धाराएं बनकर अलग अलग धर्म बन गए। उसी तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन भी हो चुका था, लेकिन ये बौद्ध और जैन धर्म जो है आगे जाकर जो है वो भी संप्रदायों में बढ़ गए। जैसे बौद्ध धर्म की हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान जैसी जो है संप्रदाय बन गए और उसी से आगे नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय का उगम होता है, जो हमने साहित्य के अंतर्गत, आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत ही देखा है कि जो है अपभ्रंश भाषा में सिद्धों और नाथों ने अपना साहित्य लिखा था। तो ये जो है बौद्ध धर्म से निर्मित संप्रदाय थे। उसी तरह से जैन धर्म भी जैन धर्म में भी वामाचार आ गया और पूरी तरह से वह भी भ्रष्ट हो गया। और अब यहाँ पर इस्लाम आक्रमणकारियों के कारण इस्लाम धर्म का आगमन भी भारत में हो गया और इस्लाम का सूफी संप्रदाय जो है उसका भी आगमन यहाँ पर हो गया। तो धार्मिक दृष्टि से आदिकालीन साहित्य जो है शोचनीय है, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक तो राजनीतिक दृष्टि से ही समाज का माहौल स्थिर नहीं था और धार्मिक दृष्टि से भी जो कुछ धर्म थे वो कई संप्रदायों में, कई चीज़ों में बढ़ गए थे और तंत्र मंत्र सिद्धि को ही अधिक महत्व दिया जा रहा था और सामान्य लोग जो है सही धर्म की राह को चुन नहीं पा रहे थे, उन्हें सही राह दिखाने वाला कोई नहीं था और इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी भारतीय समाज पूरी तरह से जो है पतोन्मुख था। तो आगे जो है सामाजिक परिस्थितियाँ आती हैं। अब स्वाभाविक है कि राजनीतिक दृष्टि से भी पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी, धार्मिक दृष्टि से भी जो है पूरी तरह से धर्म की राह भ्रष्ट हो चुकी थी। तो सामाजिक दृष्टि से समाज के रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही दयनीय स्थिति आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर धर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण
कई कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ जो है प्रचलित हो चुकी थी और जिसका समाज में पालन किया जा रहा था। इनमें क्या था कि कुरीतियों में जाति प्रथा थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच का भाव था, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, बहुपत्नीवाद था और इस्लाम के आगमन के साथ ही पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हो गया और समाज में शिक्षा का अभाव था और इसी कारण जो है इन कुप्रथाओं का प्रचलन होने लगा था, वो बढ़ने लगा था और इस तरह से समाज की स्थिति, समाज के लोगों की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो चुकी थी और खासकर स्त्रियों की स्थिति तो और भी दयनीय थी, क्योंकि स्त्रियों को केवल भोगविलास की वस्तु के रूप में उस समय का समाज देखता था और इसलिए जो है साधारण लोगों में हीनता का भाव आ चुका था, उनमें मनोबल की कमी हो चुकी थी और सामाजिक परिस्थितियां ने जो है आदिकालीन साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया और जिस कारण इस प्रकार का साहित्य उस समय में निर्माण हुआ। और आखिरी है आर्थिक परिस्थितियां। अब आर्थिक दृष्टि से आर्थिक परिस्थिति का वैसे तो साहित्य से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन आर्थिक जो परिस्थिति होती है वो समाज पर असर जरूर करती है और जब वो समाज पर असर करती है तो साहित्य जो है समाज का ही एक हिस्सा है, इसलिए स्वाभाविक है कि आर्थिक परिस्थिति का भी साहित्य से संबंध आता है। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो है जो आर्थिक परिस्थिति भी का असर उन पर हो रहा था और इसीलिए जो है आदिकाल की आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति की दयनीय थी। भारतीय समाज में बहुत बड़ी आर्थिक विषमता आ चुकी थी। एक और तो राजा और उनके अधिकारी मनमाने कर वसूल रहे थे सामान्य लोगों से और ये जो सारा पैसा वो इकट्ठा कर रहे थे सामंत लोग, वो अपार धन संपदा का दुरुपयोग कर रहे थे। किस लिए? तो राजा की विलास सामग्री के रूप में इसका दुरुपयोग किया जा रहा था और साधारण लोग की आर्थिक दशा बहुत ही जो है दयनीय बन चुकी थी, खराब हो चुकी थी। इन मनमाने करों के कारण वो जो है अपनी रोजी रोटी भी ठीक ढंग से कमा नहीं पा रहे थे, भरपेट खाना भी उनको नहीं मिल रहा था और इस कारण उनका स्वाभाविक है कि कला और साहित्य की ओर ध्यान कुछ भी नहीं था और जो कुछ साहित्य था वो केवल जो है राजाओं और सामंतों के विलास का साधन के रूप में साहित्य को देखा जा रहा था। तो इसलिए इस प्रकार एक और धनी वर्ग था और दूसरी ओर निर्धन वर्ग था और आर्थिक विषमता की स्थिति में केवल राजाओं संबंधी साहित्य इसी कारण लिखा गया, अधिकांश रूप में रचा गया। साधारण लोगों के जीवन से संबंधित कोई साहित्य यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ और जब साहित्य समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता है, समाज के साधारण लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उस साहित्य का महत्व बचता नहीं है, क्योंकि केवल राजाओं के मनोरंजन के लिए, राजाओं के जो है विलास सामग्री के लिए अगर साहित्य का उपयोग हो रहा है तो वहाँ पर सच्चाई कुछ भी नहीं बच पाती है, वो केवल मनोरंजन का साहित्य बन जाता है। और आदिकाल की परिस्थिति ऐसी थी कि सब कुछ जो है साहित्य राजाओं से ही जुड़ा हुआ था, सामान्य लोगों को उसके लिए जो है भावनिक क्षमता सामान्य लोगों के पास नहीं थी, ना ही उनकी ऐसी अवस्था थी कि वो जो है साहित्य की ओर मुड़ सके, क्योंकि जब पेट ही भरा नहीं होता है तो बाकी की चीज़ें जो है सामान्य व्यक्ति को समझ में आना स्वाभाविक नहीं है और इसीलिए जो है वो साहित्य से दूर थे और इसलिए आदिकालीन साहित्य जो है उतना महत्व जो है उसका नहीं बन सका जितना भक्तिकालीन साहित्य का है। तो इस प्रकार से आदिकाल का साहित्य जो हमने देखा, रासो साहित्य और जो है स्वच्छंद साहित्य, तो वो जो लिखा गया तो वो इसी परिस्थिति के कारण लिखा गया, क्योंकि वातावरण पूरी तरह से जो है पूरी तरह से वातावरण उथल पुथल का था, युद्ध का था और इसलिए सामान्य व्यक्ति जो है साहित्य से दूर था और जो कुछ लिखा गया वो राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया, राजाओं की वीरता का वर्णन जिसमें था, राजा के श्रृंगार का वर्णन जिसमें था और सामान्य व्यक्ति से उसका लेना देना नहीं था। हाँ, हमने ये देखा कि स्वच्छंद साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो और विद्यापति की पदावली ऐसा कुछ ही साहित्य था जो सामान्य व्यक्ति से जुड़ सकता था, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में था और इसलिए आदिकालीन साहित्य की पहचान यही है कि वो जो है सामान्य व्यक्ति से दूर था और उसके पीछे का कारण था उस समय की परिस्थितियाँ।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी वो इस प्रकार का साहित्य निर्माण होने के पीछे मुख्य कारण थी, और इसलिए वो साहित्य केवल जो है उच्च वर्ग तक सीमित रहा, सामान्य लोगों से उसका संबंध नहीं रहा। तो इस प्रकार से हमने आदिकाल का पूरा परिचय यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद।